राजदीप देखिए, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड एनर्जी के एमसीक्यूज। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने सेंड किया था, उसी क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो देखिए मैंने ग्रुप पे क्वेश्चन सेंड किया है। पहला क्वेश्चन है 100 जूल ऑफ वर्क परफॉर्म्ड इन द कैरिंग ए चार्ज of -5 coulomb from infinity to a particular point in an uniform electrostatic field. The potential of this point is, ये फाइंड करना है। देखो बेटा, पहले क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं। यह कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और किसी पॉइंट -5 कूलम चार्ज को इनफाइनाइटी से आप किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर लेके आ रहे हो, तो इस पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करके बताना है। और इसको लाने में टोटल जो वर्क डन हो रहा है वह 100 जूल के बराबर हो रहा है। इस चार्ज को हाँ बेटा -20, ठीक है, -20 वोल्ट यहाँ का पोटेंशियल होगा। तो एक्चुअल में इसको हम करेंगे कैसे, ये हमें देखना है। -5 कूलम चार्ज को यहाँ तक लाने में टोटल वर्क डन यदि 100 है तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करके बताना है। तो जैसा कि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे टोटल वर्क डन कितना होता है बेटा, वर्क डन याद होगा, वर्क डन इक्वल टू कैसे निकालते थे, बोलो। वर्क डन मतलब पोटेंशियल इंटू चार्ज, यानी कि Q इंटू वी के बराबर होता था, यही होता था, Q इंटू वी के बराबर होता था। अब यहां से यदि हम लोग फाइंड आउट करें तो हमारे पास वर्क डन दे रखा है 100 और चार्ज हमारे पास है -5 इंटू में वी, तो देयर वी इक्वल टू कितना हो गया, 100/-5 इक्वल टू -20 वोल्ट। ठीक है बेटा, जय, क्लियर हो गया। तो इसका मतलब कि ये ऑप्शन सी करेक्ट है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्लियर हो गया बेटा, जय। ओके, अब इसका सेकंड क्वेश्चन आप देखिए। सेकेंड क्वेश्चन दिया है सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है 3 डिफरेंट कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन दे विल हैव इक्वल चार्जेस, दे विल हैव सेम पोटेंशियल बोथ 1 and 2, मतलब कि उसमें चार्ज भी इक्वल होगा, पोटेंशियल भी इक्वल होगा। नन ऑफ दीज, ये बताना है बेटा। ये कह रहा है इसमें, इसे बोल रहा है कि 3 डिफरेंट कैपेसिटर्स हैं, 3 डिफरेंट कैपेसिटर हैं, तो उनको किस में अगर सीरीज में कनेक्ट हम कर दें सीरीज में तो उसमें क्या सेम रहेगा। तो भाई देखो, सीरीज में यदि हम कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर को इस तरीके से सीरीज में कनेक्ट करेंगे बेटा, ये इस तरह से हमने सीरीज में इसको कनेक्ट कर दिया, ये C1 है, C2 है, ये C3 है। तो इसमें क्या सेम रहने वाला है, क्या सेम रहने वाला है ये बताना है। तो देखो इसमें क्या सेम रहेगा बेटा, इसमें क्या सेम रहेगा, चार्ज सेम रहेगा या पोटेंशियल सेम रहेगा, इसमें पोटेंशियल सेम रहेगा। राजदीप, इसे पोटेंशियल सेम होगा कि चार्ज सेम होगा, क्यों?
क्यों पोटेंशियल सेम होगा बेटा? फार्मूला सीरीज में क्या होता है? 1 में C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यही होता है ना? यही होता है ना? इक्विवेलेंट, हाँ इक्विवेलेंट में यही होता है। इसमें जो चार्ज फ्लो होगा, वह चार्ज जो फ्लो होगा, अगर मान लो कि यहां से आप इसको दे रहे हो, तो यहां से जो चार्ज फ्लो होगा वह चार्ज क्या अलग अलग जाएगा कि सेम जाएगा? C इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू चार्ज सब में सेम जाएगा कि अलग अलग जाएगा? इक्विवेलेंट रहेगा, चार्ज इक्विवेलेंट रहेगा। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन दिया गया है दे विल हैव इक्वल चार्जेस, दे विल हैव सेम पोटेंशियल, बोथ 1 and 2, नन ऑफ दिस। तो इसमें दे विल हैव इक्वल चार्जेस होगा ना बेटा? राजदीप, हेलो। पोटेंशियल सेम इसमें नहीं रहेगा। अगर इसको अपन इसमें जोड़ दें पैरेलल में अगर जोड़ दें तब इसे पोटेंशियल सेम होगा। पोटेंशियल इस सिचुएशन में सेम होगा ना, इस सिचुएशन में सेम होगा, इनका पोटेंशियल सेम रहेगा। यहाँ पे पोटेंशियल सेम होगा भी। यहाँ पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। और यहां पे पोटेंशियल क्या होगा? सबका डिफरेंट होगा। अरे भाई याद करो उसका रेसिस्टर वाला, तो रेसिस्टर वाला करते थे इस तरीके से। इसमें क्या सेम रहता था? करंट अगर हम दे रहे थे, यहां पे करंट अगर देते थे तो करंट सेम जाता था ना, और पोटेंशियल क्या होता था? सबका डिफरेंट होता था कि नहीं होता था? ये डिफरेंट होता था या नहीं होता था? एक मिनट, अगर डाउट है तो अपने ऐसे चेक कर सकते हैं। यहां पे देखो, अगर मैं मानता हूं कि ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हो जाएगा। यहां से ये हमने इक्विवेलेंट पोटेंशियल निकाल लिया। अब यहां पे सिंस C इक्वल टू क्या होता है बेटा? C इक्वल टू क्या होता है? Q अपान में V होता है, यही होता है ना? C इक्वल टू Q अपान V होता है। तो V इक्वल टू क्या मिल गया बेटा? Q अपान C मिल जाएगा, ये मिलेगा। तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? V1 इक्वल टू Q अपान में C1, V2 इक्वल टू Q अपान में C2, V3 इक्वल टू Q अपान C3। अगर मैं इन सब की वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफर कर दूं, तो V की जगह पे Q अपान C, V1 के प्लेस पे Q अपान में C1, Q अपान में C2, Q अपान में C3। ये हमने V1 V2 V3 के प्लेस पे, यहाँ से Q को कॉमन 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 आगे बेटा, ये इसे कैंसल, तो 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 आगे बेटा। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब कि क्या चेंज हो रहा है इसमें? पोटेंशियल जो है चेंज रहता है, जो चार्ज होता है वह चार्ज क्या रहता है? सेम रहता है। क्लियर हो गया बेटा? अब क्लियर हो गया? ओके। जयेश, समझ में आया बेटा? क्या हो गया? चलो देखो एक बार और देखो। जयेश देखो बेटा,
ये 3 कैपेसिटर्स हैं, इनको सीरीज में जोड़ दिया गया है, सीरीज में कनेक्ट किया गया है। ये पूछा जा रहा है कि यदि कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाए तो उसमें क्या सेम रहेगा, चार्ज सेम रहेगा, पोटेंशियल सेम रहेगा, या दोनों सेम रहेगा, या उनमें से कोई भी सेम नहीं रहेगा, ऐसा पूछा जा रहा है। अब आप यहाँ पे देखो कि चार्ज अगर मतलब इन तीनों कैपेसिटर को मैंने ऐसे सीरीज में कनेक्ट किया है, सीरीज में ऐसे ही कनेक्ट किया जाता है, तो यहां से अगर बैटरी से जो चार्ज आ रहा है तो इस वाले पॉजिटिव टर्मिनल से जो चार्ज आएगा वही चार्ज तो आगे बढ़ेगा बेटा, तो चार्ज तो इसमें चेंज नहीं हो रहा है। अब इसको भी प्रूफ करने के लिए जैसे राजदीप को भी थोड़ा सा डाउट था कि इसमें वो बोल रहे थे पोटेंशियल चेंज हो जाए, पोटेंशियल सेम रहता है, तो पोटेंशियल सेम नहीं रहता है। एक्चुअल में हमारा जो कैपेसिटेंस का जो फार्मूला है, कैपेसिटेंस का फार्मूला यही होता है C = Q/V। और ये हमें पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है उसको हम लोग इस फार्मूले से फाइंड आउट करते हैं। अब मैंने यहाँ पे हमने मान लिया है कि जो पोटेंशियल है वही चेंज हो रहा है, और चेंज पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ही मैंने इस फार्मूले को डिराइव कर लिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर वोल्टेज बैटरी के द्वारा जो पोटेंशियल दिया जा रहा है वह V है, और वह पहले कैपेसिटर में, दूसरे कैपेसिटर में, तीसरे कैपेसिटर में V1, V2, V3 के रूप में जा रहा है। तो V = क्या हो जाएगा, V1 + V2 + V3, यहाँ पे हमने निकाल लिया। अब उसके बाद से फार्मूला हमने लगाया C = Q/V। हमें V की वैल्यू चाहिए, V को इधर ट्रांसफर किया, C को नीचे कर दिया, तो V = Q/C। अब मुझे ये चेक करना है कि दूसरा जो पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल का मतलब जो सेकेंड कैपेसिटर है उसके ये क्रॉस टोटल पोटेंशियल कितना होगा। तो V1 हमने निकाल लिया यहाँ पे CQ/C1। सेकेंड कैपेसिटर के क्रॉस कितना होगा, V2 = Q/C2। बस इसी फार्मूले को चेंज करते जाना है, V को चेंज करना है, C को चेंज करना है, और इस तरह से तीसरे कैपेसिटर के क्रॉस हमने पोटेंशियल निकाल लिया, V3 = Q/C3। V1, V2, V3 की वैल्यू मैंने इसमें रखा और इसको सिंप्लीफाई किया, ये हमें रिजल्टेंट मिल गया। इसका मतलब कि फार्मूला, अगर ये हमारा फार्मूला करेक्ट आया तो इसका मतलब ये है कि हमने चेंज किसको करा था, पोटेंशियल को, यानी कि पोटेंशियल चेंज होता है। और कांस्टेंट किसको रखा था मैंने, Q को, मतलब चार्ज को। देखो सब में Q ही लिया मैंने, तो Q जो है इसमें क्या होगा, सेम रहेगा, और पोटेंशियल जो है चेंज होगा। क्लियर हो गया बेटा, समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन सर मैंने भेजा है बेटा, पढ़ लो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन गया है, थर्ड वाला मिला है। थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है, ये होलो मेटल स्फीयर ऑफ द रेडियस 10 सेंटीमीटर इज चार्ज सच दैट the potential on its surface is 80 volt. The potential at the center of the sphere is, ये कह रहा है बेटा, एक स्फीयर है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर का है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा। एक स्फीयर है जिसकी रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर, और ये कह रहा है कि इसके सरफेस पर जो पोटेंशियल है वो 80 वोल्ट का है। तो ये कह रहा है कि इसके सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, ये हमें फाइंड करके बताना है कि बेटा इसके सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा। तो एक सिंपल सी बात है, किसी भी स्फीयर, यदि होलो स्फीयर है तो जो चार्ज होता है वह चार्ज सिर्फ सरफेस पे ही होता है, और जितना चार्ज सरफेस पे होता है वह होल पॉइंट पर, मतलब उस स्फीयर के सारे पॉइंट पर इनसाइड अगर हम देखें तो सेम का सेम ही रहता है, उसमें किसी तरह कोई चेंजेस नहीं होता है। ये आपको याद कर लेना है बेटा, ये याद कर लेना है कि किसी भी स्फीयर के अंदर जितना भी चार्ज होगा, वैसा जितना वोल्ट पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल होगा जितना उसके सरफेस पे होगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे इसके सेंटर पे भी जो पोटेंशियल मिलने वाला है वह 80 वोल्ट का ही मिलेगा। ठीक है बेटा, पोटेंशियल एट सेंटर, पोटेंशियल एट सेंटर इक्वल टू 80 वोल्ट। ये इसमें ज्यादा कुछ हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह से याद कर लो कि स्फीयर के सेंटर पे हमेशा वही पोटेंशियल होगा जो उसके सरफेस पे होगा।
क्वेश्चन नंबर 4, आप लोग पास पीडीएफ है बेटा? वो पीडीएफ होगी ना? एक क्वेश्चन भेजूं? चलिए, सारे क्वेश्चन भेज दिया है, आप लोग देखते जाइएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विल डिक्रीज इफ वी इंट्रोड्यूस ए स्लैब ऑफ क्या क्या कैपेसिटर, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, नन ऑफ दिस। ये कह रहा है कि किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कब डिक्रीज होता है, यदि उसके अंदर हम इंट्रोड्यूस कर दें कॉपर को, एल्यूमिनियम को, जिंक को या नन ऑफ दिस को। तो ये हमें फाइंड आउट करके बताना है बेटा क्या होता है। तो आप इसके दो फार्मूले देख लो, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, जैसे मान लीजिए कि कैपेसिटर कुछ ऐसा होता है, ये कैपेसिटर होता है और ये दोनों प्लेट के प्लेट्स होती है, इनके बीच के डिस्टेंस को जनरली हम लोग डी से डिनोट करते हैं। कोई भी जैसे डाई इलेक्ट्रिक हो या कुछ भी अगर इंट्रोड्यूस करना रहता है तो इसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। अब इसमें अगर कुछ भी इंट्रोड्यूस नहीं है, मतलब ये सिर्फ दोनों प्लेट्स है, तो उस सिचुएशन में इसका जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपान में डी। ये फार्मूला होता है बेटा। अगर हम कोई भी चीज किसी भी मेटल को या डाई इलेक्ट्रिक को अगर मैं इसके अंदर इंट्रोड्यूस नहीं करता हूं, एयर है या वैक्यूम है, तो उस सिचुएशन में C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपान में डी। एप्सिलॉन नॉट क्या है? द फ्री स्पेस ऑफ द परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस है, और ये क्या है? तो एरिया ऑफ द प्लेट्स है, दोनों की एरिया सेम रहती है, दोनों प्लेट की एरिया सेम रहती है। और डी क्या है? तो सेपरेशन ऑफ बोथ प्लेट्स है। समझ में आ गया बेटा? तो ये उस सिचुएशन में C होता है जब ये इन दोनों प्लेट के बीच में एयर वैक्यूम है। लेकिन यदि इनके बीच में कुछ भी अगर हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जैसे डाई इलेक्ट्रिक या मेटल अगर कुछ भी हम लोग इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो उस सिचुएशन में इसका जो कैपेसिटेंस होता है उसको मैं C डैश से रिप्रेजेंट करता हूं, K इंटू एप्सिलॉन नॉट ए अपान में डी। ये बन जाता है। अब यहाँ पे पता क्वेश्चन हमारा है कि किस सिचुएशन में इसका कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा, यदि उसके अंदर मतलब दोनों प्लेट के अंदर अगर मैं कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम अगर इंट्रोड्यूस करूं या इनमें से कुछ भी ना इंट्रोड्यूस करूं, तो ये इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्या मैं जिंक को इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दूं तो इसका कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा, या एल्यूमिनियम को या कॉपर को तो कुछ इंट्रोड्यूस करने से कैपेसिटेंस डिक्रीज हो रहा है क्या? तो आप इस फार्मूले को चेक करो बेटा। अगर कुछ भी नहीं है तो ये है कैपेसिटेंस, ये है उसका। अगर कुछ भी इंट्रोड्यूस करते हैं तो जो इंट्रोड्यूस करेंगे उसका ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब K की वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगी। अगर मैं इसमें कॉपर रखता हूं तो कॉपर के लिए K की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, जिंक रखता हूं उसके लिए भी आएगी, या एल्यूमिनियम रखता हूं उसके लिए भी आएगी। तो इसका मतलब अगर K की वैल्यू कुछ भी होती है तो क्या C डैश C से ज्यादा होगा या कम होगा? जल्दी से बता दो बेटा। नन ऑफ दीज होगा। आंसर बिल्कुल नन ऑफ दीज होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर कोई भी चीज जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों में से मैं इसमें कुछ भी इंट्रोड्यूस करता हूं तो K की वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी, और कुछ ना कुछ अगर मिलती है तो हमेशा ये क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज नहीं होगा। मतलब इस सिचुएशन में क्या होगा? C डैश इज ग्रेटर देन C, मतलब ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो इसका ऑप्शन डी वाला होगा, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ठीक है बेटा, जयेश क्लियर हो गया?
मोबाइल थोड़ा सा रिफ्रेश करो बेटा, देखो नोटिफिकेशन आया हो तो उसको हटाओ। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि यदि दोनों कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में यदि कोई भी मेटल या डाइलेक्ट्रिक अगर मैं रखता हूं तो उस सिचुएशन में के की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे के की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, कुछ ना कुछ आएगी, 1 2 3 या डेसिमल में कुछ भी आता है। तो ये वाला तो ऑलरेडी क्या है, सी के बराबर ही है ना, इतना ये तो सी के इक्वल ही है, ये सी के इक्वल ही है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो सी डैश की वैल्यू आएगी वह सी से तो बड़ी आएगी ना, आएगी कि नहीं आएगी जयेश? तो अगर सी डैश की वैल्यू अगर सी से बड़ी आती है तो इसका मतलब कि कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सी डैश अगर बड़ा आता है तो इसमें कुछ भी इंट्रोड्यूस किया तो उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया, इसका मतलब यह कि डिक्रीज नहीं हुआ। तो डिक्रीज नहीं हुआ तो नन ऑफ दीज इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दे रखा है 2 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरेड and 4 microfarad are put in the series across a 120 volt battery. What is the potential difference across the 4 microfarad capacitor? हमें पोटेंशियल फाइंड करना है बेटा, किसके अक्रॉस? तो 4 माइक्रोफैरेड वाले कैपेसिटर के अक्रॉस, ये हमें फाइंड आउट करके बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कितना होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें 2 कैपेसिटर लगाया है। पहला कैपेसिटर है 6 माइक्रोफैरेड का, दूसरा कैपेसिटर है 4 माइक्रोफैरेड का, और इसमें एक क्रॉस जो बैटरी लगाया है 120 वोल्ट बैटरी लगाया है, 120 वोल्ट की बैटरी इसमें लगी हुई है। अब ये कह रहा है कि ये 4 माइक्रोफैरेड के क्रॉस कुल कितना पोटेंशियल होगा, ये हमें फाइंड आउट करके बताना है बेटा। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप ये करो कि इन दोनों का रिजल्टेंट क्या निकाल लो, कैपेसिटेंस निकाल लो। तो अगर मैं मान लेता हूं ये C1 है, ये C2 है और दोनों सीरीज में है, तो सिंस 1 में C इक्वल टू 1 में C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2। यही फार्मूला है बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। अभी पहले क्वेश्चन में बताया था मैंने। अब ये हो जाएगा 1/6 प्लस 1/4 इक्वल टू, ये आपका कितना हो गया, 4 प्लस 6/24, एलसीएम ले लिया है, इक्वल टू हो जाएगा 10/24। देयरफॉर ये 1/C इक्वल टू है, तो C इक्वल टू कितना हो गया, 24/10 इक्वल टू 2.4 माइक्रोफैरेड। ये तो हमें मिल गया इनका रिजल्टेंट। हाँ बेटा ठीक है, हाँ क्लियर है बेटा, क्लियर है, ओके। तो हमने इन दोनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का रिजल्टेंट हमने फाइंड कर लिया कि C इक्वल टू 2.4 हो जाएगा। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई क्या, इतनी बात समझ में आ गई। अब उसके बाद हम लोग को देखना है कि टोटल चार्ज कितना हो रहा है, तो टोटल चार्ज निकालें। तो चार्ज इक्वल टू Q इक्वल टू क्या होता है, C इंटू B होता है बेटा। तो हमने इनका रिजल्टेंट निकाला है 2.4 इंटू, और वोल्ट, कितने वोल्ट की बैटरी हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है, 120।
तो 120 ये कूलम इतना टोटल चार्ज हो गया, इसमें टोटल चार्ज हो गया। अब हमें चाहिए पोटेंशियल अक्रॉस C2, मतलब जिसमें 4 माइक्रोफैरेड का जो कैपेसिटर लगा है उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल है ये हमें फाइंड करना है। तो पोटेंशियल देयरफॉर पोटेंशियल अक्रॉस 4 माइक्रोफैरेड या इसको मैं C2 कह रहा हूं। तो क्या होता है बेटा, अगर मैं इसको V1 बोल देता हूं कि इसमें कुल पोटेंशियल कितना है V1, तो V1 इक्वल टू क्या होगा, फार्मूला तो यही लगेगा। तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपान में C2, ये मिल जाएगा बेटा। तो Q कितना निकाला हमने, ये निकाला 2.4 इंटू 120 और C2 इक्वल टू कितना है 4 माइक्रोफैरेड। इसे इसको कैंसिल कर दो बेटा, तो ये हो जाएगा आपका 30 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 72 वोल्ट का। तो V1 इक्वल टू मतलब पोटेंशियल अक्रॉस C2 या 4 माइक्रोफैरेड कितना होगा 72 वोल्ट। ऑप्शन देखो बेटा, हाँ बिल्कुल ये इज करेक्ट, ये हमको इसका फर्स्ट ऑप्शन ये करेक्ट हो गया। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दे रखा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ये बिल्कुल याद करने वाला कॉन्सेप्ट है बेटा। ये कह रहा है कि किसी भी कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वह किसके फॉर्म में होती है, जल्दी से बता दो बेटा, किसके फॉर्म में होती है। कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वह किसके फॉर्म में होती है। क्वेश्चन नंबर 6, एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में होती है बेटा, जल्दी से बता दो। पोटेंशियल के फॉर्म नहीं बेटा, पोटेंशियल के फॉर्म में होती है, पोटेंशियल के फॉर्म में होती है। बैटरी के द्वारा वर्क डन किया जाता है ना, तो जो भी वर्क डन होता है वो किसके रूप में होता है, पोटेंशियल होता है। तो पोटेंशियल के फॉर्म में एनर्जी जो है स्टोर होती है अपने कैपेसिटर में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट है, कोई भी इसमें फार्मूला या डेरिवेशन नहीं है और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बेटा। देखिए, ए बर्ड सिटिंग ऑन ए हाई पावर लाइन, बोलो कोई चिड़िया जो है अगर हाई पावर लाइन पे बैठती है तो क्या क्या हो सकता है। गेट्स किल्ड इंस्टेंटली, सेकेंड है गेट्स ए माइल्ड शॉक, गेट्स ए फेटल शॉक, इज नॉट अफेक्टेड प्रैक्टिकली। बोलिए, आप लोग भी देखे हो क्या, जिसमें करंट फ्लो करती है, जैसे पोल पे जो वायर लगे रहते हैं उस पे बर्ड या कौवे या कुछ भी जाके बैठते हैं, उनको कुछ होता है क्या। हाँ, तो इसका फोर्थ ऑप्शन होगा इज नॉट अफेक्टेड प्रैक्टिकली। ठीक है, जयेश कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा बेटा, हाँ ना कुछ नहीं बोल रहे हो आप। ये तो जनरल क्वेश्चन है, समझ में आया ना ये भाई। ये तो प्रैक्टिकल हम लोग देखते हैं ना कि लाइन पर या मतलब जो वायर पे कोई भी बर्ड जाके बैठते हैं तो उनको कुछ होता नहीं है, आगे बैठते हैं वो चले जाते हैं, कुछ उनको फर्क नहीं पड़ता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 7th में क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, इज नॉट अफेक्टेड प्रैक्टिकली। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए।
क्वेश्चन मैंने सब सेंड किया है, उसको देख लो बेटा, आप लोग एक बार पढ़ लोगे तो जल्दी समझ में आएगा या ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, एक कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी एंड द प्लेट सेपरेशन कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड विदाउट ए रिमूविंग द बैटरी, देन क्या होगा। यह कह रहा है कि यदि किसी कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का सेपरेशन को इंक्रीज किया जाए। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कैपेसिटर है और इनके बीच का सेपरेशन यही होता है और इस सेपरेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। अगर यह सेपरेशन इंक्रीज होता है तो उस सिचुएशन में इसके कैपेसिटेंस पर क्या फर्क पड़ेगा ये बताना है बेटा। तो सिंपल सी बात है, अगर मान लो कि ये प्लेट है और इस प्लेट की एरिया ये है, हाँ गुड, डिक्रीज होगा। इस प्लेट की एरिया अगर ये है और इनके बीच का सेपरेशन डी है, तो हमारा फार्मूला क्या था, याद करो, C = K एप्सिलॉन नॉट A अपान में D, यही फार्मूला भी अभी एक क्वेश्चन में आया था बेटा। तो यहां पे ये फार्मूला होता है। अगर ये देखो K कब आएगा बेटा राजदीप, ये K कब आएगा, जब कोई मटेरियल इन दोनों प्लेट के बीच में इंसर्ट किया जाएगा तो। अगर नहीं इंसर्ट किया जाता है तो ये C = क्या मिलेगा, इसको मैं डैश बोल देता हूं, और C = होगा एप्सिलॉन नॉट A अपान में D। जय, इस बात समझ में आ रही है बेटा। अगर इन दोनों प्लेट के बीच में वैक्यूम है, कुछ भी नहीं, कोई मटेरियल अगर इसमें इंसर्ट नहीं किया गया है, तो कैपेसिटेंस ये होता है। और यदि कोई मटेरियल यदि इसमें इंसर्ट कर दिया जाता है तो उसका कैपेसिटेंस C डैश यानी कि ये होता है। अब इसमें क्वेश्चन एराइज किया गया है कि अगर इन दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस को अगर इंक्रीज कर दिया जाए, मतलब इसको बढ़ा दिया जाए, तो कैपेसिटेंस दोनों सिचुएशन में देख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनके कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा या कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा, बोलो बेटा क्या होगा। अगर इसमें D को इंक्रीज किया जाता है तो C पर क्या फर्क पड़ेगा, जल्दी से बता दो। C डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, ये बढ़ेगा, बट नहीं तो लेगी C डैश या C क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो ये डिक्रीज होगा। ठीक है बेटा, यही ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन में क्या लिखा है, कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, पहला है, बिल्कुल गलत है। चार्ज स्टोर्ड विल इंक्रीज, बिल्कुल ही गलत है। एनर्जी स्टोर्ड विल डिक्रीज, एनर्जी का मतलब क्या हो गया, वही उसका कैपेसिटेंस, मतलब कि इसका ये ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है आपको, मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैरेड इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफैरेड विल बी। ये कह रहा है कि 2 माइक्रोफैरेड के कुल कितने कैपेसिटर इंसर्ट कर दिए जाएं या जो उनको कंबाइन कर दिए जाएं, ज्वाइन कर दिए जाएं, कि उनका मिनिमम कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरेड हो जाए। मिनिमम नहीं, उनका 5 माइक्रोफैरेड उसका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस हो जाए। बोलो बेटा, हमारे पास दिया गया है 2 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर है, 2 माइक्रोफैरेड का। ये कह रहा है कि इस तरीके के कुल कितने कैपेसिटर को ज्वाइन कर दिया जाए जिससे कि इसका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है वह 5 माइक्रोफैरेड हो जाए। रिजल्टेंट कैपेसिटेंस शुड बी 5 माइक्रोफैरेड। तो ध्यान दो बेटा, यहां पे एक कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो 2 माइक्रोफैरेड है। हमें देखना है कि कितने माइक्रोफैरेड हम ज्वाइन करें। तो इसको ज्वाइन करने के लिए हम क्या करें कि जैसे आप जानते ही हो कि अगर मैं किसी भी कैपेसिटर को अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट करता हूं, पैरेलल में, तो उस सिचुएशन में क्या होता है बेटा, उस सिचुएशन में डायरेक्ट ए प्लस होता है ना, ये डायरेक्ट क्या होता है, प्लस होता है ना बेटा। और हाँ, और सीरीज में कनेक्ट करते हैं तब क्या होता है, उनके रेसिप्रोकल का सम होता है।
और फिर उसको हमें रेसिप्रोकल करना पड़ता है। समझ में आ गया? तो सीरीज में ऐसा मिलता है। अब हमें यहाँ पे कितना करना है, क्या करना है, 2 माइक्रोफैरेड चाहिए। 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर हमें कनेक्ट करना है, 5 माइक्रोफैरेड हमें रिजल्ट चाहिए। तो देखो बेटा, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसा करें कि जैसे मान लीजिए कि 1 माइक्रोफैरेड आपने, सॉरी 2 माइक्रोफैरेड का एक ये और एक और आपने 2 माइक्रोफैरेड का यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, और इस तरह से आपने इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ये 2 माइक्रोफैरेड और ये भी 2 माइक्रोफैरेड। रिजल्टेंट कितना मिला बेटा इसका? इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 2 + 2 4 हो जाएगा। पैरेलल में है तो 4 हो गया, लेकिन हमें चाहिए कितना? 5 चाहिए, 5। अगर मैं एक और लगा देता हूं, एक और अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया, मान लीजिए कि एक और लगा दिया, तब ये कितना हो जाएगा बेटा? तब ये कितना हो गया? तब तो 2 2 2, मतलब ये भी 2 माइक्रोफैरेड का है, तो ये तो 6 हो गया। हमें चाहिए 5। समझ बात आ गई? अगर मैं इन तीनों को, अगर मैं तीनों को सीरीज में लगा देता हूं 1 2 3, तब क्या होगा? ये 2 2 2, तो ये 1/2 + 1/2 + 1/2 = 3/2 मिल जाएगा बेटा। ये 1/c, तो c = 2/3 मिल जाएगा। तो भी नहीं मिल रहा है 5। अब यहां पे मैं क्या करूं, अगर 4 कैपेसिटर को मैं ज्वाइन करता हूं, और चारों कैपेसिटर को कुछ ऐसे लगा दें, जैसे मान लीजिए कि एक कैपेसिटर को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, एक कैपेसिटर को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ऐसे 2 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड। अब देखो बेटा, अब इनको कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है। क्या 5 आ रहा है? क्या 5 आ रहा है? अगर मैं इसको C1 C2 C3 C4 बोल दूं, तो C2 + C3 का क्या हो जाएगा? अगर मैं 1/c में C बोलूं, इन दोनों का रिजल्टेंट, तो 1/C2 + 1/C3, 1/2 + 1/2 = कितना हो गया बेटा? ये मिल जाएगा 2/2 = 1। देयरफॉर C = भी कितना मिल गया? 1 मिल गया, 1 माइक्रोफैरेड। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है 1 माइक्रोफैरेड। देयरफॉर अब ये और ये दोनों एक हो गए, और एक ये तीनों किसमें हो गए? पैरेलल में। तो पैरेलल में होंगे, तो इसका C' अगर मैं निकाल लूं, तो C' = क्या होगा? C1, ये प्लस इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो C है, तो C प्लस ये वाला मिल गया हमें C4 = तो कुल कितना मिल रहा है बेटा? C1 जो है 2 माइक्रोफैरेड, C जो है 1 माइक्रोफैरेड और प्लस C4 जो है ये भी 2 माइक्रोफैरेड। ये आपका मिल गया 5 माइक्रोफैरेड। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? मतलब मिनिमम ये आंसर नहीं है, ये तो मैंने उसका वो बताया कि हाँ कैसे आएगा, कैसे हम लोग 5 माइक्रोफैरेड फाइंड करेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने कैपेसिटर को हमें इस तरीके से ज्वाइन करना पड़ेगा। तो कितने कैपेसिटर को आपने ज्वाइन किया गया है? देयरफॉर 4 कैपेसिटर विल बी रिक्वायर्ड, है ना बेटा? 4 कैपेसिटर विल बी रिक्वायर्ड फॉर 5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस और 4 कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैरेड, यहां भी लिख दें 4 कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैरेड विल बी रिक्वायर्ड फॉर 5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस। क्लियर हो गया बेटा ये? जयेश, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन एज
कुछ भी आपको इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। हमेशा अर्थ का हम लोग पोटेंशियल क्या लेते हैं बेटा, 0 लेते हैं, है ना। तो आपको ये चीज माइंड में ही रखना है कि अर्थ का पोटेंशियल हमेशा कंसीडर क्या किया जाता है, 0। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11, when a dielectric slab introduced between the plates of the parallel plate capacitor which remain connected to the battery, then charge on the plates relative to earlier charges is, क्या होगा बेटा, बोलो क्या होगा। यदि किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, मतलब दोनों प्लेट के बीच में यदि कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है तो उसका कैपेसिटेंस क्या होता है, जनरली क्या होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, या क्या होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी हम लोगों ने पढ़ाई था इसको, क्वेश्चन नंबर 11 है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 अभी हमने फार्मूला बताया था कि किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में यदि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, डाइलेक्ट्रिक मीडियम को यदि हम इंट्रोड्यूस करते हैं, ये डी होता है, तो इसका फार्मूला सी इक्वल टू क्या बताया था, के एप्सिलॉन नॉट ए अपान में डी, अगर इन दोनों प्लेट्स का एरिया जो है ए है। ठीक है बेटा। तो बोलो अगर इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक हम रखेंगे तो इसमें के की वैल्यू क्या होगी, कुछ ना कुछ आएगी। तो हमेशा क्या होगा, अच्छा अगर कुछ नहीं रखते हैं तो उस सिचुएशन में इसको सी डैश बोल रहे हैं, सी इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपान में डी, ये होता है। बोलो बेटा सी डैश ज्यादा होगा सी से कि कम होगा, बोलो बेटा। अगर डाइलेक्ट्रिक अरे भाई चार्ज का मतलब क्या है, चार्ज का मतलब क्या है, अगर कैपेसिटेंस बढ़ेगा मतलब कि चार्ज होने की कैपेसिटी, यानी कि चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ रही है ना, बात तो वही है। चार्ज ही तो ज्यादा स्टोर करेगा, चार्ज ही तो स्टोर करेगा। डाइलेक्ट्रिक तो अपनी इसलिए इंसर्ट करते हैं ना कि उसका क्या होगा, चार्ज जो है इंक्रीज होगा। चार्ज इंक्रीज होने का मतलब कि वह ज्यादा एनर्जी को क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यदि डाइलेक्ट्रिक हम रखते हैं तो के की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। इसका मतलब कि क्या होगा, इसका जो चार्ज है वो क्या होगा, मोर होगा। तो इसका ऑप्शन क्या है बेटा, ऑप्शन ए है मोर। ठीक है, ये इंक्रीज करेगा बेटा, ये सी डैश इज ग्रेटर होगा। ठीक है, ये बढ़ेगा, सी डैश ऐसे लिख दो, सी डैश इज ग्रेटर देन सी, ये आ गया। क्लियर हो गया बेटा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 ये दे रखा है, द रेडाई ऑफ टू मेटेलिक स्फीयर ए एंड बी आर R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली, वेयर R1 is greater than R2, they are connected by a thin wire and the system is given a certain charge. The charge will be greater. Charge will be greater. लिखा है इसमें on the surface of the sphere B, on the surface of sphere A, equal on both, zero on both. चेक करते हैं बेटा, चेक करते हैं इसको हैं, गेस करने के पहले चेक करते हैं। 12 यह कह रहा है कि दो चार्ज है, दो स्फीयर है, इसका चार्ज मान लेते हैं Q1 है, इसका चार्ज मान लेते हैं Q2 है, इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है। इनको एक थिन वायर से इस तरह से कनेक्ट कर दिया गया है, थिन वायर से कनेक्ट कर दिया गया है। अब ये कर रहे हैं कि दोनों पे, मतलब इसमें क्या हो रहा है, कनेक्टेड बाय ए थिन वायर सिस्टम इज गिवन है सर्टेन चार्ज, एक सर्टेन चार्ज आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे देखो अगर सर्टेन चार्ज आ रहा है दोनों पे, तो कुल मिला के क्या हो गया, सिंस Q1 अपान R1 इक्वल टू Q2 अपान R2, ये होगा बेटा। अगर सर्टेन चार्ज आ रहा है तो Q1 अपान R1 इक्वल टू Q2 अपान R2, देयरफॉर Q1 अपान में Q2, इस Q2 को मैं नीचे लाया और R1 को मैं भेज देता हूं, तो R1 अपान में R2 होगा, है ना बेटा, ये होगा। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में गिवन है सिंस R1 इज ग्रेटर देन R2,
ये गिवन है बेटा, ये गिवन है। R1 जो है R2 से बड़ा है। आप बोलो अगर R1 R2 से बड़ा है तो Q1 पे चार्ज ज्यादा होगा या Q2 पे चार्ज ज्यादा होगा? बोलो जल्दी। Q1 पे चार्ज ज्यादा होगा। तो देयरफॉर हाँ थिन वायर से जोड़ने के बाद क्या बोला आपने, क्या बोला? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, ये नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन है, फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर। भाई अपन बैटरी की बात करें तो बैटरी में जैसे बैटरी ये हम लोग लेते हैं बैटरी, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है। करंट किधर से किधर फ्लो करता है बेटा? इस वाले तरफ से ऐसे जाता है कि इधर से जाता है? किधर से जाता है? ये वाला करेक्ट है कि ये वाला करेक्ट है? बोलो बेटा। ये वाला करेक्ट है, ये तो गलत है। इसका मतलब ये है कि इस वाले प्लेट पर पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है, इस पर क्या है, कम है। हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव जाता है, करंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव, मतलब हायर टू लोअर होता है। और जब ये दोनों का सेम हो जाता है, जब दोनों का सेम हो जाता है तो फिर करंट फ्लो होना बंद हो जाता है, जिसको हम लोग डिस्चार्ज बोलते हैं, है ना? हाँ, तो देयरफॉर Q1 इसमें क्या पूछा गया था? ऑन द सरफेस ऑफ द ए, मतलब अगर इसको ए मैं बोलूं और इसको बी बोलूं तो ये क्या हो जाएगा? ऑन द सरफेस ऑफ ए, सरफेस ऑफ ए चार्ज विल बी मोर, चार्ज विल बी मोर। ठीक है बेटा, ये आंसर। तो इसका ऑप्शन आपका देखेंगे तो बी ऑप्शन करेक्ट है, सॉरी हाँ बी ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है बेटा, तो इस चैप्टर से कुछ ये क्वेश्चन थे, और कल से फिर हम लोग पहले एसी करंट को कंटिन्यू करेंगे।